संबंधों वाली सीरीज में जो दूसरा रिश्ता मैंने चुना वो है दाजू। दाजू बोले तो बड़ा भाई, भाईजी, भैजी, दादा। बचपन में मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब पढ़ी थी, आपने भी पढ़ी होगी सभी लोगों ने। उनके दाजू को बाद में कई हिंदी फिल्मों में मैं देखता रहा। जेमिनी से एवीएम के बैनरों में, बलराज साहनी से अमिताभ बच्चन के किरदारों में उनकी छवि बड़े भाई वाली मिलती रही। अलबत्ता फिल्मी दाजू प्रेमचंद के दाजू की तरह फेल हो जाने के बजाय फर्स्ट क्लास फर्स्ट आते रहे और छोटे भाई को पिलाई गई लंबी लेक्चरबाजी की भरपाई करते हुए क्लाइमैक्स में कटा हुआ कनकौवा लेकर दौड़ नहीं पड़े। शेखर जोशी की कहानी के दाजू पहाड़ के परिवेश से निकलकर देश काल परिस्थिति के अनुरूप चलने के चक्कर में भूली को आहत कर गए। दरअसल दाजू संबोधन से नवाजा गया व्यक्ति उत्तरांचली संबंधों में एक किस्म से बाप जैसा हो जाता है। खैर, कहानी से प्राप्त शिक्षा अभी तक की जो कहानी है उससे यही है कि यदि किसी खांटी पहाड़ी का भावनात्मक शोषण करना हो तो उसे दाजू कह दो। उमेश दा, ऐसा करना है, ऐसा कर दो। मैं कहूँगा यार ये लो, बोलो क्या है, क्या कर सकता है आदमी। तो इसके लिए खून का रिश्ता या कोई भी रिश्ता होना ज़रूरी नहीं है। जादू है जादू। आप ये समझ लीजिए कि किसी सिपाही को दरोगा जी, दीवान जी या किसी छुटभैया नेता को मंत्री जी कहने पर उनके व्यक्तित्व में उदात्तता का जो क्षणिक प्रकोप होता है, वैसे ही दाजू संबोधन पाकर बड़े से बड़े दम भी पिघलते देखे गए हैं। आपको इसका एक उदाहरण दूं। रामलीला हो रही थी। शूर्पणखा नाक कटाकर आई थी। रावण सैनिकों पर बिगड़े हुए थे और जैसी कि परंपरा है, एक आध राक्षस सैनिक नाटक के दौरान, रामलीला नाटक जो मंच पर होता है वो मस्खरा होता है, जोकर होता है, क्योंकि वहीं शायद गुंजाइश होती है कि वरना जोकर बनाएं कहाँ पे फिर। अब राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इनमें से तो किसी को या विभीषण को भी जोकर आप नहीं बना सकते, तो वो ढूंढा जाता है। तो वो पात्र आमतौर पर इस तरह का होता है। तो रावण सैनिकों पर बिगड़े हुए थे और वो जो मस्करा सैनिक था उसने आओ देखा न ताओ रावण को दाजू कह दिया। फिर क्या था, रावण का टेम्पो अचानक मंचीय सीमाओं के भीतर डाउन हो गया। वो भाव विभोर हो गया। उस्ताद परेशान हो गए कि बहर तबिल वाला गला मालकोश पर क्यों आ गया। यहां ऐसी महिमा है दाजू की। अगर भाई जी साथ में हो तो आपको जेब में हाथ डालने की कतई जरूरत नहीं है। खाओ पियो और दांत दिखाते हुए पिछवाड़े में हाथ पोंछ लो, वो अपने आप पेमेंट करेंगे। हो सके तो बाएं हाथ से सिर खुजाओ और दायां हाथ बची हुई खीरीज के लिए फ्री रखो। अगर दाजू पूछें कि और कुछ खाएगा तू, तो कहो नहीं दाजू, कल खा लूंगा। अगर वो सिगरेट, बीड़ी या पान खाते हो तो ज़रूर पूछो, दाजू पान लियूं क्या या सिगरेट लियूं। ऐसा पूछते वक्त आपको हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि आपको छुट्टे से कोई लगाव नहीं है और आपका अपना व्यसन भी आड़े नहीं आना चाहिए। चाहे कुछ हो जाए, आप इस कोर्स में भूलकर भी शामिल न हो, वरना सारा खाया पिया और भविष्य की सब संभावनाएं चौपट हो सकती हैं। साथ ही आप ब्रांड के बारे में ठोक कर पूछ लें, जैसे बीड़ी के केस में शेर मार्का, सिगरेट के केस में फिल्टर, नॉन फिल्टर, पान तंबाकू का नंबर वगैरह वगैरह। आदेश को इस तरह दोहराएं और ऐसा जताएं कि आप वाचित ब्रांड को
पहली बार आप सुन रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि दाजू आपकी निरामिष आदतों के कायल हो जाएंगे, वरन उन्हें यह एहसास हो जाएगा कि लौंडा उनके सामने औकात में चल रहा है। बाद में उक्त मादक पदार्थ अगर आपको ऑफर भी किया जा सकता है, लेकिन आपको टिके रहना है। आप कह सकते हैं कि नहीं नहीं दाजू, कतई नहीं। आपको सुनने को मिल सकता है, शाबाश यार, हमको तो कोई समझाने वाला ही नहीं था, खेल खेल में भेल हो पड़े। ध्यान रहे, आपको इस कथन के बाबत पश्चाताप या अपनी विल पावर इत्यादि दिखाने का कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब ये कि आप कोई ऐसा होने की दशा में ऐसा कोई संवाद बोलें कि ओहो आपको तो बहुत ही नुकसान हो गया होगा, या नहीं नहीं मैं तो भाबर के बरियात में तक सिगरेट शराब को मैंने हाथ नहीं लगाया ठहरा, जबकि वहाँ बहुत ही दैल फैल हो रही थी। ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हैं कोई बात नहीं दाजू, कम कम इस्तेमाल करने से ज़्यादा नुकसान नहीं होता बल। तत्पश्चात यदि दाजू दार्शनिक अंदाज में कुछ कहें, जैसे अरे यार अब क्या नफ़ा नुकसान, अकल और उम्र को कभी भेंट हुई क्या ठहरा, तो पुनः ध्यान रहे आपको केवल खीसें नहीं पोरनी है। चाहें तो इस पड़ाव पर आप सटक सकते हैं, कह सकते हैं एल हिटनू पे दाजू। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दाजू होने के लिए कोई सगा भाई होने की कोई शर्त नहीं है, बल्कि असली दाजू के दर्शन पड़ोस इत्यादि में ज़्यादा होते हैं। सगे दाजू कई बार इतने पजेसिव और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वाले हो जाते हैं कि छोटा भाई उनके हृदय तक पहुंच नहीं पाता। वो छोटे भाई को लक्ष्मण के रूप में देखते हैं। अगर वो लक्ष्मण जैसा दिखे तो वो राम बन सकते हैं। पर मोहल्ले के भाई जी थोड़ी कॉस्मोपॉलिटन छवि रखते हैं। वो फौजी जनरल कर्नल जैसे कड़क नहीं, रोडवेज के बस के कंडक्टर जैसे नरम गरम होते हैं। वो छोटी छोटी सी बहुत सी मजाक भी कर लेते हैं। जैसे इंटर के विद्यार्थी से वो कह सकते हैं, क्यों लल्ला आजकल कम दिख रहे हो, अभी से गैस पेपर खरीद लिया है क्या। उनके परिहास में धोनी को बाल न कटवाने की सलाह देते मुशर्रफ की छवि देखी जा सकती है। अपनी टिप्पणियों के प्रत्युत्तर में दाजू नहले पे दहला बिल्कुल पसंद नहीं करते। आपको यह दिखाना होता है कि उनकी बात का मज़ा इधर भी आ रहा है। अगर भाई जी की शब्दावली में दिल, मोहब्बत, टशन इत्यादि जैसे शब्दों का समावेश हो रहा हो तो निश्चित जानिए कि वो बहुत अच्छे मूड में है। आप चाहें तो इस मूड का फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने चिप्पी लगे नोट को उनके नए नोट से बदल सकते हैं, या उनके पुराने धूप के चश्मे को आप ले सकते हैं या लेने की फरमाइश कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। दिल, मोहब्बत इत्यादि की बात चली है तो आपको दाजियों के प्रेम के उस पहलू के दर्शन करवाता चलूं जो हिंदी फिल्मों के नायकों के प्रेम प्यार के दृष्टिकोण से काफ़ी प्रभावित दिखता है। बल्कि कभी कभी तो उससे भी ज़्यादा प्लूटोनिक मिलता है। वो कई बार सोचते हैं, अब वो अपनी प्रेम कहानी में दाजू का मैं ये विवरण देना चाह रहा हूँ कि दाजू कई बार सोचते हैं कि आग उधर भी है लगी हुई, वो धुएं की प्रतीक्षा करते हैं। जब धुआं नहीं निकलता तो दाजू अपनी घनघोर आशावादी स्वभाव के अनुरूप तीतर सी चपल पर प्यार के प्रति गाय सी उदासीन दिखने वाली कन्या के कानों तक अपना स्वर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, खेल अधूरा छूटे ना, प्यार का बंधन जन्म का बंधन, जन्म का बंधन टूटे ना, प्यार का बंधन टूटे ना। इसे टुटका कहा जाता है। इतिहास में इसे सफल होते देखा गया है। आजमाते हैं धें, मिलता है जहाँ धरती से गगन, आओ वहीं हम जाएं, तू मेरे लिए मैं तेरे लिए, तू मेरे लिए मैं तेरे लिए, इस दुनिया को ठुकराएं, इस दुनिया को ठुकराएं,
दूर बसा लें दिल की जन्नत, जिसको ज़माना लूटे ना प्यार का बंधन। एवज में उन्हें सुनने को मिल सकता है दे। आप लोग मुझे क्षमा करेंगे कि दे के आगे कौन सा चिन्ह लगेगा मुझे टेक्स्ट में भी समझ में नहीं आया था, और वो दे के बाद में कैसा एक्सप्रेशन दूं, क्या भाव दूं, ये मेरी खुद समझ में दे। खैर, इस दौर में दाजू अपने जूते कपड़ों के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। कई दाजू तो हफ्ता 10 दिन तक स्नान भी नहीं करते। कुछ कविताएं आदि लिखते पाए जाते हैं, कुछ लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार जाते हैं। उनका दिल कहता है मैं इसके सपने में आऊं और दिल की बात कह दूं। अगली सुबह वो आए और मेरे सीने से लग कर कहे तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, ना आगे कभी होगा, पर जो होगा देखा जाएगा, मैं तुमसे प्यार करती हूं, तुम्हारे अलावा मन से किसी की नहीं हो सकती विद्या कसम। पर ऐसा होता नहीं। दाजू शायद उसके सपने में नहीं जा पाते, जाते भी होंगे तो जाने किस रूप में। सपनों के साथ यही बात बड़ी खराब है कि देखने वाला देख तो लेता है, पर उसके पात्रों को यह पता नहीं चलता कि वह कहाँ क्या ड्रामा कराए। दाजू भी इस बात को समझते हैं। अब वो थोड़े से और कातर भाव लगाते हैं। चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर, वो बेचारा दूर से देखे करे न कोई शोर। कन्या की भाभियां आदि इस अवस्था को सैंटीना कहती हैं। कुमाऊनी में सैंटीने का अर्थ है बहुत जिद्दीपना, बहुत ऑब्स्टिनेट हो जाते हैं वो, ऐसा उनके बारे में कहा जाएगा। तो सैंटी गई अब, मतलब इन्होंने पकड़ ली है, अब जिद पकड़ ली है। इस बीच वो सामाजिक उपन्यास आदि पढ़ते हैं और दुखांत कहानियों के नायक सरीखे दिखने लगते हैं। कुछ दाजू भाग्यशाली होते हैं जिनकी कोहनी कभी कभी अखंड रामायण या भागवत के समय मादा को छू जाती है। वो चाहते हैं कि लड़की कांटा लगा गाए, पर वो रामायण का टेक पद मंगल भवन अमंगल हारी गाती है। सच तो यह है कि दाजू को इंतजार रहता है दिल के टूटने का। वो टूटता भी है, पर यहां वहां जाकर नहीं गिरता, फ्रेम में जकड़े कांच की तरह वहीं टिका रहता है। बचपन में जिस लड़की के साथ आइस पाइस डैन डैन छुपम छुपाई खेली हो, उसके अंदर भक्ति भाव के सागर को हिलोरे मारता देख दाजू कलतरी जाते हैं। कलतरी जाना कुमाऊनी में अचंभित हो जाने को कहते हैं। भंडारे में बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना लिखने वाले शायर के प्रति अगाध श्रद्धा से भरे दिल और उससे जुड़े हाथ और उससे जुड़ी बाल्टी से जब आलू की सब्जी उसके पत्तल में परोसते, उसकी आंखों में आंखें डालते हैं, तब उनको पता लगता है कि भंडारे में वॉलंटियर बनने के पीछे उनकी असली प्रेरणा क्या रही होगी। पर सुनने को मिलता है छौके की मिर्चा है तो डाल दो दाजू। किरकिरी का डाउट तो उन्हें होगा ही, पर भंडारे जैसे धार्मिक प्रीति भोज पर वो मासूम भूल कर बैठे ऐसी संभावनाओं से भी उनका दिल इनकार नहीं कर रहा होगा। इस चौथाई प्रेम कथा की नायिका की सहेलियां इत्तेफाक से या सोची समझी रणनीति से दाजू के इश्क और रुसवाई की गवाह है। उन्हें देखकर अजब ढंग से मुस्कुराती हैं। शिव शिव। एक अन्य सिचुएशन में इन सहेलियों में से एक आध विकासशील कन्या उन पर तरस खाकर मेहरबान होने के लक्षण दिखाती है, पर दाजू अपने चांद को छोड़कर किसी तारे के साथ, तब उन्हें वैराग्य सा आता है, फिर चला भी जाता है। ऐसे मरहलों से गुजरकर कई दाजू दिन के 1.5 दर्जन तक इश्क करते हैं। जिसको देखा उससे इश्क। इस दौरान यदि बारिश हो जाए या वो कुछ मौलिक कविताएं लिखते हैं या कुछ विशेष फिल्मी गीत गाते हैं, जैसे मौलिक कविता अगर उनकी हो तो कुछ ऐसी होगी, उदास हैं दिल के पहाड़, गवाह हैं पेड़ चांदनी और सूने मकान के किवाड़, वगैरह वगैरह।
और अगर वो गाना हो तो वो गाना कुछ इस तरह होगा, तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। अंततः अधिकांश दाजू, हमारे पहाड़ों में गोठ में शादी होती है, जो दुलियर के बाद गोठ की शादी में पंडित के कहने पर पहली बार अपनी पत्नी के रूप में किसी कन्या का हाथ पकड़ते हैं। दोस्त और शागिर्द जब उपस्थित कन्या समाज के चेहरों के 90% बेमतलब गीतों और ठिठोली से में से मोस्ट रेलिवेंट संदर्भ को चुनकर रहस्यमय अंदाज में दाजू के कान में फूंकते हैं, तो दाजू हाल ही में पुती हुई छत पर अर्थपूर्ण निगाह मारते हैं, मानो वहाँ खुफिया कैमरा लगवा रखा हो, जिससे बाद में पुष्टि कर ली जाएगी कि मुद्दा कितना जेन्युइन था। उदाहरण के लिए, यदि कन्या समाज गाए पान खाए सैया हमारो, क्योंकि अक्सर इस तरह के गाने गाए जाते हैं, और शागिर्द उनके कान में फुसफुसाए, दाजू इनको ज़रूर छिपड़ी ने बताया होगा कि आप भी जड़ी लेने पान सिंह के पास देवीधुरा गए थे, और कौन बता सकता है। तब दाजू छत की ओर देखते हुए उसकी बात को हजम करते हैं और वहीं टिकाए टिकाए उसके कान में फूंकते हैं, इट्स एलिमेंट्री माय डियर वॉटसन, तू ज़रा पता लगा कि किम नामने फादर से कन्या हमर ब्रदर दगड़ लसर पसर करोती देयर ऑन दैट राइट कॉर्नर। आपको लग रहा होगा कि हर छोटा भाई कभी न कभी दाजू बनता ही होगा, पर यह सास भी कभी बहुथी वाला फॉर्मूला यहाँ फिट नहीं बैठता। हर एक भैयू भुली या कुतानू दाजू नहीं बनता। निरे प्रतिभाशाली ही दाजू के रूप में स्थापित होते देखे गए हैं। उनकी एक पृष्ठभूमि होती है। समाजशास्त्री से वैल्यू ओरिएंटेशन इन अ सोशल सिस्टम बताते हैं। जैसे पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, वैसे ही दाजू बनने के आरंभिक लक्षण किशोरावस्था में ही दिखाई पड़ने लग जाते हैं। उदाहरण के लिए, अपने मोहल्ले की लड़की को छेड़ने के एवज में वो जीवन पहलवान को अधमरा कर चुके होते हैं। फर्स्ट डे फर्स्ट शो का फर्स्ट टिकट निकाल चुके होते हैं। क्योंकि वह कड़ा पहनते हैं, इसलिए घाव के निशान आज भी उनकी कलाई पर देखे जा सकते हैं। हॉकी, फुटबॉल, कैरम, शतरंज, डिब्बू, मग्घू चोर में वह एक सी निपुणता रखते हैं। अपने दाजुओं के लिए वह जान पर खेल जाने का जज्बा रखते हैं। इंटर गणित के पर्चे को सॉल्व करवा के खिड़की पर तुरई की तरह लटक कर सफलतापूर्वक पर्ची को ठीक अपने दाजू की टेबल पर पहुंचा चुके होते हैं। जरूरत समझें तो माँ साहब को आंख दिखा या मार भी सकते हैं, आंख भी और पिटाई भी कर सकते हैं, आदि आदि। इस अवस्था को पार कर सामान्यतः उन्हें धाकड़ की पदवी मिलती है। बिना मेडल या प्रशस्ति पत्र के एक ऐसी मान्यता है जो पूरी तरह से गैर सिफारिशी और स्वतःस्फूर्त है। इसे हासिल कर वह उन सोपानों के अधिकारी होते हैं जिनमें रामलीला, मुहर्रम आदि अवसरों पर सौहार्द सुनिश्चित करना या अति सौहार्द दिखा रहे कलाकारों पर नियंत्रण की व्यवस्था छुपी हुई है। उनका कद अब जिला परिषद के स्कूलों के बीच जीआईसी जैसा हो जाता है। यहाँ लड़कियाँ उनको रिझाने का प्रयास करती हैं, किंतु जैसा कि उनके भाग में बदा है, वो अपनी छवि में मगन सेलिब्रिटी जैसा व्यवहार करते हैं। प्रशंसकों से एक दूरी बनाए रखते हैं। हुड़भ्यास, ऑटोग्राफ का प्रचलन न होने से वह छुआछुई और फाइनली कामदेव के प्रभाव से बचे रह जाते हैं। यहाँ पर आपको एक दुखद परिणति भी बताता चलूं। कुछ धाकड़ों की जल्दी नौकरी लग जाती है। इस स्थिति में समाज एक दाजू से महरूम रह जाता है, और अगर वो आर्मी वगैरह में चला गया तो साल में या 2 साल में एक बार आकर के रम की बोतलों के साथ आपके साथ बैठ करके धुरमन कर देता है।
पर ये तो ऐसा हुआ जैसे कि सानिया मिर्जा एक ग्रैंड स्लैम में तीसरी रैंकिंग वाली को हरा दे और फिर साल भर इंतज़ार करवाए। खैर, दाजू फिर भी बनते हैं, क्योंकि सबको नौकरी कहाँ मिलती है। अब ये धाकड़ परिस्थितियों से जूझते हैं, घर से टुकाई खाते, पढ़ाई में सेकंड थर्ड डिवीज़न पाते, बीड़ी सिगरेट सुलगाते, नौकरी की आस और प्यार की प्यास लिए धीरे धीरे दाजू के रूप में विकसित होते हैं, जैसे बंगाल का कोई कम्युनिस्ट पोलित ब्यूरो का मेंबर बने। अब ये पैरा, चूँकि ये मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है तो ये पैरा राजनीति पर ख़त्म हो रहा है, तो आपको दाजू और उनकी राजनीति के बारे में बताता चलूँ। अधिकांश दाजू डेमोक्रेट के रूप में पाए जाएंगे, अच्छे डेमोक्रेट, और इतने बड़े कि अपनी पार्टी अगर जीत जाए तो आप अगले ही दिन उनको विरोधियों में पाएंगे। दाजू पहला, वो दाजू हैं, हर मोहल्ले में कम से कम एक हैं। उनके प्रभाव के चलते परदेसी पहाड़ से 5,000 की लीड ले गया, जो नीचे जाकर 50,000 तो होनी ही थी। फिर उनको फिर भी कोई घमंड नहीं है। उनसे अमर उजाला जागरण वालों ने पूछा, ये कैसे हो गया दाजू? दाजू ने जवाब दिया, ठंड की वजह से। दाजू का प्रभाव देखिए, जीत की ये वजह पहाड़ के पन्नों में छप भी गई। वैसे मैदान में गर्मी भी थी। जहां दाजू सक्रिय कार्यकर्ता की तरह दिन रात एक करके अपने कैंडिडेट को जिताते देखे गए हैं, वहीं एक आध बार खुंदक की वजह से खुद भी चुनावी समर में कूदते पाए गए हैं। अधिकांश मौक़ों पर उनकी मट्टी पलीत हुई है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि ऊपर की लीड काफ़ी नहीं होती, नीचे की लीड ज़रूर चाहिए। पर इससे दाजू पर बहुत असर नहीं पड़ता। वो बैटिंग में भले फेल हो गए हों, पर बॉलिंग फील्डिंग के लिए तेंदुलकर जैसे उतावले दिख सकते हैं। वो समझते हैं कि लोग उनके धाकड़पने के कायल हैं। कई लोग उनके बारे में कहते हैं कि कहीं से पैसे खाए होंगे, और कई उनकी सेक्स लाइफ पर स्टिंग ऑपरेशन में लग जाते हैं। दाजू के लिए दोनों स्थितियां मुफीद हैं, खास तौर पर जबकि दोनों ही गलत हों। आप कर क्या लोगे? आप कितने स्टिंग कर लो। पत्रकार अगर पूछे कि देश की राजनीति का भविष्य क्या है, तो उत्तर में दाजू कह सकते हैं, भारत की राजनीति तो उत्तराखंड ही तय करेगा, पर उसका बनना जरूरी है। नवनिर्माण। आप सोच रहे होंगे आखिर दाजू का अपना भविष्य क्या है? क्या सर्वगुण संपन्न होते हुए वो भटकते रहेंगे? क्या उन्हें कभी कोई मंजिल नहीं मिलेगी? सच तो यह है कि इस बात का जवाब मेरे पास भी नहीं है। मैं उनका इतना सम्मान करता हूं और उनके प्रति चिंता का कोई भाव मेरे मन में जन्म ही नहीं लेता। वो अद्भुत हैं, चमत्कारी हैं, दूरदर्शी हैं। जब उनको कोई फिक्र नहीं है तो आपके पेट में पीड़ क्यों हो रही है? उनका जो भी होगा अच्छा ही होगा। दाजू भविष्य के महत्व को समझते हैं, बल्कि दूसरों के संदर्भ में अधिक। अपने रोमांटिक दौर में उन्होंने जिन सुंदरियों को BHMB बताया, वो हमेशा बड़ी होकर मिस वर्ल्ड बनी हो ऐसा तो नहीं है, पर समकालीन युवकों पर उनके द्वारा छोड़ी गई छाप अमिट है। आप एक का नाम ले लीजिए और SMS से वोटिंग करा लीजिए, मतलब है नैनीताल में, अल्मोड़ा में। तो इस इलाके में अगर प्रियंका चोपड़ा से उन्हें अधिक वोट न मिले तो मैं दाजू का भाई नहीं, और 100 जूते मारना अलग बात यह भी है कि वो भविष्य को अपनी स्टाइल में परिभाषित करते रहे हैं। अब मर्दों का केस लेता हूँ। मर्दों के भविष्य के बारे में जब उनको सोचना था तो उन्होंने क्या कहा, आपको शायद मालूम न हो। वो विचारक दाजू ही थे जिन्होंने कहने को तो रकाद में, लेकिन सार्वजनिक मर्दाना के अंदर की दीवार पर आपका भविष्य आपके हाथ में है लिखवाया था। पाठक, मुझे अब यहाँ तो दर्शक भी हैं, मुझे क्षमा करेंगे यदि आपके विचार में उनकी पद्धति में कोई भदेश था।
जिस देश में 2.5-3 घंटे की पिक्चर लगे रहो मुन्ना भाई के जरिए लोग महात्मा गांधी को समझने की कोशिश कर रहे हों, वहाँ यदि 2 मिनट पब्लिक टॉयलेट के माध्यम से भविष्य को समझाने या समझने का मौका हो तो मैं तो ना छोड़ूं। खैर, आप समझ ही गए होंगे कि दाजू का भविष्य के प्रति नज़रिया कितना स्वाभाविक और लचीला रहा है। उनके विचार में भविष्य स्थितिजन्य है। इट इज़ बाउंड टू अ लोकेशन। उत्तरांचल में खेलों के भविष्य पर टिप्पणी करते हुए एक टीवी चैनल पर उन्होंने अंग्रेजी में कहा था, फ्यूचर इज़ बाउंड टू अ लोकेशन। बाकी आप समझदार हैं, थोड़ा कहा बाकी समझना, काफ़ी समझना। यहाँ आपको एक बात और बताता चलूँ कि हाल तक दाजू सवेरे 7.5 मील दौड़ते थे। हॉकी के फॉरवर्ड और फुटबॉल के बैक थे, नाटकों के सूत्रधार और चुटकुलों के भंडार थे। आज भी बावजूद किताबें मारने वालों की मेहरबानी के उनके संकलन में इब्ने सफ़ी BA, ओम प्रकाश शर्मा, वेद प्रकाश काम्बोज, SN कंवल, कर्नल रंजीत का जासूसी साहित्य, बंगाली उपन्यासकारों के समग्र, देवकीनंदन खत्री के तिलिस्म, भारतेंदु रचना समग्र, प्रेम वाजपेयी, गुलशन नंदा से लेकर शिवानी तक का कथा संसार उनके द्वारा चाटे जाने के पश्चात छज्जे में धूल फांक रहा है। उनके जीते गए कप ढक्कन से बिछुड़कर एस्ट्रे बन गए हैं। संदर्भ हेतु कुछ फोटो प्रेम जो टंगे रह गए हैं, जिनमें हमारे दाजू वो घुंघराले बालों वाले किसी फिल्मी हीरो जैसे दिखाई पड़ रहे हैं। शायद तुम ठीक कहते थे दाजू, फ्यूचर इज बाउंड टू ए लोकेशन। देवभूमि में रहते हुए दिल्ली जैसे विलासितापूर्ण भविष्य की कल्पना करना बेमानी है। मैं देख रहा हूं तुम खाते हो, पीते हो, लिखते पढ़ते हो, सुलगते सुलगाते हो, हंसी मजाक करते हो, होली खेलते हो, दिवाली मनाते हो, सम्मान देते हो, पाते हो। लोग आजकल छोटे से परिवार में बड़े भाई का दायित्व नहीं निभा पाते, संभाल नहीं पाते। आप सारे शहर के दाजू हो, और क्या चाहिए, आप चिरंजीवी हो।